एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज। एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार। नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस में सजाएं बहाल हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अगर कोई अदालत को लिख के कहे कि मेरा भाई वापस आएगा, लिख के कहे कि अगर नहीं आया तो मैं उसको लाऊंगा, ना ला सके तो इससे बड़ी इस कौम के साथ, इसके आइन के साथ, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। तफसीली फैसला सुनाते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ मफरूर हैं और उनकी गैर हाजिरी में उनकी अपीलों पर समाअत नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को वतन वापस आकर दोबारा अपील दायर करने का कानूनी हक भी फैसले में दर्ज किया गया है। इस अदालती फैसले को हुकूमत की जानिब से अपने एहतसाब के बयानिए की जीत करार देते हुए नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोशिशों के दावे एक मरतबा फिर शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी को अब सेहत की बजाय तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी से मशरूत कर दिया गया है। क्या अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ एक बार फिर तब्दील हो जाएगा या साबिक वज़ीर आज़म सरेंडर करके दोबारा अपील करेंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के इस अहम सवाल पर एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान का आज के प्रोग्राम में अहम सवाल है और वो सवाल भी अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अदालती फैसला आने के हवाले से ही है कि इस अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज, एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार। मुस्लिम लीग नून का आगे का लाहे अमल क्या होगा, इस अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपीलों का महफूज फैसला आ चुका है, क्या कहेंगे आप अदालती कार्रवाई के हवाले से? मुस्लिम लीग नून का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, ये मैं तो इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि मैंने बतौर अदालती मामल इसमें अदालत की मामलत की है, और जाहिर है जब आप अदालती मामल के तौर पे होते हैं तो आप अपनी पार्टी की या अपने क्लाइंट्स के बारे में बात नहीं, तो की कानून है आज तक का जो प्रैक्टिस है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वो उनके सामने रखी थी कि ऐसी सूरत में या तो अपील को मौखर कर दिया जाता है यानी पेंडिंग रहती है, लेकिन वो साइनड है, एडजर्न हो जाती है, किसी डेट के बगैर मौखर कर दी जाती है। सूरत ये है कि उसे अदम पैरवी खारिज कर दिया जाता है और इस क्लैरिफिकेशन के साथ कल को जब अपीलांट जो है जो कि हाजिर है वो जब हाजिर हो जाएगा तो उसकी बहाली की दरखास्त दे सकता है। तो ये मुल्की कानून है, उसमें जो अखराज इस तरह का है मेरे ख्याल में अब फैसला जो है तफसीलात। अच्छा तारड़ साहब, यहाँ पर ये भी बताएगा कि क्या आपको लगता है कि इस फैसले में भी नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ है कि वो 10 साल बाद वापस आ जाएं और फिर सरेंडर करें और फिर अपील करें? मैं ही कभी भी सपोजिशंस में बात नहीं करता, मैं तो वकील हूँ। मैं जो चीज अभी नहीं होने जा रही उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कानून है इस वक्त पाकिस्तान उसके मुताबिक फैसला है और मैंने की नुमाइंदगी नहीं की। बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी अपने अदालती मामले क्या आपकी राय क्या है? मैंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के फैसला पेश किए थे वो इसी तरह में थे कि ऐसे में अदालत को अपील नहीं सुनना चाहिए, उसको मौखर कर देना चाहिए या खारिज कर देना चाहिए। इस क्लैरिफिकेशन के साथ कल को जब अपीलांट तारड़ साहब, पार्टी के और कुछ सियासी मामला पर फिर आपसे बात कर लेते हैं। काफी हलकों में फिर ये भी इतलात हैं कि दोनों पार्टीज के कुछ ऐसे अरकान रहनुमा हैं जो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात करवाना चाहते हैं और मुलाकात के हवाले से कुछ पेशरफ्त भी खबरें आ रही हैं। कौन रहनुमा है, अरकान हैं जो ये काविशें कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी अनहोनी मुलाकात नहीं होगी। अगर हो भी गई, दोनों का ताल्लुक अपोजिशन से है। पीछे अगर असद जरदारी साहब के जो फर्जान थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं
पार्लियामेंट में और उनमें तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। तो ये कोई ऐसा अनहोना राब्ता नहीं होगा, ये सियासी लोग हैं और दोनों का ताल्लुक अपोजिशन से है। ऐसे में उनको बैठना कोई अजीब। अच्छा तारड़ साहब, मरियम नवाज साहिबा का जो बयान कल सामने आया नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब उनकी तबीयत ठीक है और अब वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी चाह रहे हैं। कैसी तबीयत है नवाज शरीफ साहब की? देखिए जी, वो तो उनके मौलजीन ही बता सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, और इस तरह के बयानात से उनकी सेहत के बारे में कोई बात अखज़ करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल किसी के लिए भी मुमकिन की बात रही। नवाज शरीफ के कानून में एक एक्चुअल सूरत हाल होती है और उसको आप जो असेस करते हैं वो परसेप्शंस पे करते हैं। ठीक है, परसेप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, अपोजिशन में जो लोग मौजूद हैं, बार बार उन्हीं के मुकदमे खोले जा रहे हैं और उन्हीं के मुकदमात में फैसले भी आते हैं। हुकूमती जमात के बहुत सारे लोग हैं जिनके नैब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब, अदालती फैसले के बाद क्या अब हुकूमत पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो गई है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की? देखें, हुकूमत की तो कोशिश जारी है। अब उनकी सजा भी बहाल हो गई है, केस भी हार गए हैं। वो एक टिकट में दो मजे लेना चाहते थे कि लंदन भी रहें और बरी भी हो जाएं, ये नहीं हो सकता। और उनकी बेटी ने बयान दिया जी कि उनकी जान की गारंटी दी जाए, वो तो अल्लाह दे सकता है। और बाकी सिक्योरिटी जितनी चाहिए मुझे बताएं, वो आए दिन मुझे बताएं। मैं एयरपोर्ट से लेके रेंजर्स कहें, FC कहें और कोस्ट गार्ड कहें, सब सिक्योरिटी दूंगा। आए तो सही वो। मेरा वो गए भाग के इतनी मुश्किल से हैं, इतनी प्लानिंग से हैं कि इमरान खान को सबसे बड़ा दुख इस 3 साल में यही है कि हाथ से निकल गया। सो अब जो सूरत हाल है कोर्ट की, वो आए फेस करें। सियासतदान अपने मुल्क में मरना पसंद करते हैं, लड़ना पसंद करते हैं, जीना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान यहाँ से माल बनाते हैं और भागना पसंद करते हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। और आज के केस ने मेरा ख्याल है बड़ा उनको इंसाइज किया है और एक्सट्रेडिशन पे भी हम जा रहे हैं लंदन के साथ, बरतानिया के साथ। कल उनके स्टेट मिनिस्टर से और एम्बेसडर से मेरी बात हुई है, इस महीने के अंदर अंदर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पे भी साइन हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, जो आप उनको सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, वतन वापस आकर जेल तक तो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, लेकिन नून लीग की जानिब से जेल के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं कि घर का खाना मना कर दिया गया और जेल में उनके घर को जेल प्लेटलेट्स कम हुए। आए उनके घर को जेल बना देंगे, आए तो सही ना। यानी घर में उनको नजरबंद कर देंगे, सजा घर में पूरी कर लेंगे। नजरबंद नहीं, कैदी हो गए। नजरबंद तो सियासतदान होता है, वो तो मुजरिम है। तो शेख साहब फिर ये बताइएगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या आप रिग्रेट करते हैं कि उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था? नहीं, मैं तो नहीं करता। इमरान खान को बड़ा इस बात का दुख है। मैं तो कहता हूँ जाते हैं जाए, भगोड़ों ने क्या सियासत करनी। तो शेख साहब फिर जो दौरा जुलाई में जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बरतानिया था, अगर वो हो जाता जो कि अब मुलतवी हो गया है, तो उसमें बोरिस जॉनसन से मुलाकात में मजीद पेशरफ्त नहीं हो सकती थी नवाज शरीफ साहब के? उससे पहले एक्सट्रेडिशन पे साइन हो गए, तो देखें क्या होगा। कोशिश पूरी है। अच्छा शेख साहब, सियासी मामलात में कुछ पेशरफ्त हो रही है? आम एक मरतबा फिर से जरा तबादले हो रहे हैं शहबाज शरीफ और आसिफ अरकान साहब के दरमियान। तरने वाला है इमरान खान के लिए। ये इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। ये अपोजिशन थकी हुई है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंटरनेशनल हालात होंगे, काबुल के मसाइल उठेंगे, अमेरिकन रिलेशन उठेगी, इमरान खान इन सब से सुरखरू होकर निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। इत्तेहादी कायम रहेंगे आपके साथ चौधरी बरादरान? इंशाअल्लाह आप देख ले, वोटें पड़ेंगी तो आप देख लेंगे। कल से वोटें शुरू हैं, कट मोशन सब वोटें देंगे। शेख साहब आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी साहब फिर पुरएतमाद क्यों हैं पंजाब को लेके? खास तौर पे डेरे डाल चुके हैं पंजाब में, बिलावल साहब भी पंजाब आ जाएंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी खड़ा होना चाहिए अपने पाँव पे, और ये तो हक है हर पार्टी का कि वो जस्तजू करे, अपनी बेहतर पोजीशन बनाने की कोशिश करे। होती है कामयाब या नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। इमरान खान को हैंडल, इमरान खान इनसे डील नहीं हो सकता और ये इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर अपने मौक़िफ़ से में आगाह करे थे। नाज़रीन, अदालती फैसले के हवाले से मज़ीद जो कानूनी तौजीहात या आइंदा लहमल क्या हो सकता है, कानूनी नकात क्या हैं, इसकी मज़ीद वजाहत की बात करेंगे। माहिर कानून रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए भी ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा अदालती फैसला, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अदालती फैसला हुकूमत के एहतसाब के बयानिए की ही जीत है। क्या ये दावा दुरुस्त है?
नहीं, हुकूमत का एहतसाबी बयानिया जो है वो बड़ा डिफरेंट है, लाइक्स और डिसलाइक्स पे बेस करता है। जो पार्टी के कारकुन हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है एंटी करप्शन की, वो FIA के जरिए होती है। अपोजिशन के लिए जो कार्रवाई होती है वो NAP के जरिए होती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का नजरिया है, बयानिया है, वो उसमें बड़ा तजाद है, बहुत ही तजाद है। अच्छा रिजवी साहब, इस फैसले की रोशनी में ये कहिएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब बिलफर्ज 10 साल बाद वापस आते हैं तो फिर भी क्या दोबारा वो जेल में जाएंगे, सरेंडर करेंगे और फिर उनके पास अपील का ऑप्शन भी रहेगा? जी हाँ, उनको वापस आके सरेंडर करके अपने फिर मैरिट्स पे लड़ना पड़ेगा। अभी उनके पास एक रेमेडी है, वो 185(3) आर्टिकल 185(3) में अपील इसकी कर सकते हैं, लेकिन जो हर्डल, जो ऑब्स्टेकल्स उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरपेश थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी दरपेश होंगे। उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि वो एब्सकॉन्डर नहीं है, मजबूरी या बीमारी के हालात में वहाँ जो है वो रुके हुए हैं, जो उनके लिए एक पहाड़ है साबित करना। अच्छा रिजवी साहब, ये जो आप भी जिस नुक्ते का जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए ये साबित करना पड़ेगा कि तिब्बी बुनियादों पर वो बाहर हैं, तो कल जो उनकी साहबजादी साहिबा की जानिब से जो बयान सामने आया है कि अगर हुकूमत गारंटी दे उनके तहफ़्फ़ुज़ की तो वो वापस फ़ौरन आ सकते हैं, क्या ये बयान फिर उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, अपने आप को एब्सकॉन्डर साबित ना करने के खिलाफ? प्रोसिक्यूशन तो इस चीज को हाईलाइट करेगी कि उनकी बेटी ने कहा कि वो ठीक है, मैं शाम को बुला लूंगी, आप इसकी गारंटी दें, ये चीज जाती है। लेकिन फिर देखें, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो जज्बात की रवानी में लोग बोल जाते हैं बगैर सोचे समझे। जान की गारंटी कौन देगा? वो तो जैसे शेख रशीद साहब कर रहे थे, अल्लाह देता है। अच्छा रिजवी साहब, यहाँ पर एक और कानूनी नुक्ते से जरा मैं आप आगाह कीजिएगा कि नून लीग की जो प्ली थी वो सजाओं के खिलाफ थी, जबकि जो फैसला है वो इस टेक्निकल ग्राउंड पर है कि वो अपील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो गैर हाजिर हैं, वो मफरूर हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस फैसले में भी जो सजाओं पर नून लीग का बयानिया है वो अभी भी कायम रहेगा? जी, वो तो रहेगा ना। इसलिए देखिए कि जो सेटल लॉ है वो ये है कि फ्यूजिटिव इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ, ठीक है, फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो फ्यूजिटिव हैं, जब तक उनका स्टेटस बदलता नहीं है फ्यूजिटिव से अपीलांट का, उनको वो रिलीफ देंगे नहीं। और बहुत ही रेयर है, पाकिस्तान में ये कोई नया वाक़या नहीं है। इससे भी बहुत सी नज़ीर ऐसी हैं जिसमें एब्सकॉन्डर्स को रिलीफ नहीं देते हैं कि वो आए और फिर सामने आके पहले केस लड़ें, फिर अपने आप को सरेंडर करें, फिर डिफेंड करें। तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे इसलिए कि मेरिट्स पे तो सुन नहीं सकते थे, वो उन्होंने सही अप्रोच अपनाई है इस्लामाबाद हाई पे कि उन्होंने इसको इसी बात पे कि इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट ऑफ ऑडियंस। राइट ऑफ ऑडियंस उसी को होता है जो सामने आके अपने आप को सरेंडर करे। अच्छा रिजवी साहब, आखिर में आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ब्रिटेन के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करके नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकती है? देखना होगा कि क्या उस ट्रीटी का इतलाक विद रिट्रोस्पेक्टिव है या अब जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं उससे ताल्लुक है। देखिए ना, दो नेचर होते हैं एग्रीमेंट्स के। एक एग्रीमेंट्स है जो जिस दिन एग्जीक्यूट होता है उस दिन से चलता है, और एक एग्रीमेंट होता है जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप लागू करते हैं कि जी ये सन 80 से अप्लाई करेगा, सन 90 से, 95 से, 2005 से। तो देखना यही है कि उस एग्रीमेंट का एप्लीकेशन कब से हो रहा है, जो ट्रीटी है उसका एप्लीकेशन ये कब से करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करें। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर मजीद बात भी इस प्रोग्राम में करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज शहर लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। 3 अफराद जाँ बहक, 21 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जना अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। जख्मियों की इयादत के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी पहुंचे और प्रेस टॉक में वहां पर भी उन्होंने ये दावा किया कि हम किसी भी किस्म के अनासिर को मुल्क में शर फैलाने की इजाज़त किसी तौर पर भी नहीं देंगे। इस हवाले से आज भी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कल्प्रिट्स को पकड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। शवाहिद मिलने के दावे किए गए। कार बम धमाके की ये इतलात थी और उस कार जो कि इस वारदात में इस्तेमाल हुई उसकी ट्रेस करते हुए मुख्तलिफ शवाहिद के करीब पहुंचने के दावे भी किए गए हैं। क्या पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट्स क्या हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन जहां पर अहम सवाल जो इस इशू से रिलेटेड है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है कि लाहौर जौहर टाउन बम धमाका, अब तक की तहकीकात में पुलिस को क्या शवाहिद मिलेंगे? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से हसनैन चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन वक्त देने के लिए। बताइएगा कल से अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है इस बम ब्लास्ट को लेकर? जी, कल से जब इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये बात सामने आई कि कार में जो है वो बारूदी मवाद नस्ब किया गया था और उसको एक डिवाइस के ज़रिए धमाका किया गया जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। उसके बाद जब उसकी तफ्तीश शुरू की गई तो तफ्तीश जो है वो कार से शुरू की गई और कार की जो CCTV फुटेज पहली मंजर आम पर आई उसमें गाड़ी जो है वो वहाँ पर घूमती है और घूमते हुए एक कोने पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद जो है वो कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाता है, जिसको जो है वो ट्रेस करते हुए उस गाड़ी की जब मालिक को ट्रेस किया गया तो वो गुजरावाला का निकला। तो गुजरावाला में उस मालिक को जो है वो तफ्तीशी इदारों ने हिरासत में लिया और उसको नामालूम मुकाम पर जब तफ्तीश तो शुरू की तो उसका पता चला कि वो गाड़ी जो है वो ओपन लेटर पर चलाई जा रही थी। उसके बाद जो है वो एक और चीज़ सामने आई कि एक शख्स को जो है वो हिरासत में लिया गया एयरपोर्ट से, जो कि लाहौर से कराची के लिए जो है वो फ्लाई करना चाह रहा था। उसको भी जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने हिरासत में लेकर तफ्तीश जो है वो शुरू की और उससे ये चीज़ सामने आई कि वो शख्स जो था वो गुजरावाला में कुछ अरसा से रहाइश पजीर था और वो लाहौर से अचानक जो है वो कराची जाने लगा था, जिसको जो है वो हिरासत में लेकर ऑफलोड किया गया और उस पर भी तफ्तीश शुरू की। जो गाड़ी की एक और CCTV सामने आई जिसमें गाड़ी जो है वो मोटरवे के जरिए लाहौर में दाखिल होती है और दाखिले के वक्त जो नाका है वहाँ पर जो है वो उसको चेक भी किया जाता है। सिक्योरिटी एहलकार गाड़ी को रोककर चेक करते हैं, जो ड्राइवर है उससे दस्तावेजात भी देखते हैं और मुकम्मल जो है वो देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद जो है वो लाहौर में दाखिल हो जाता है और गाड़ी जो है वो जौहर टाउन BOR सोसाइटी में पहुंचती है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तो अब तक जो तफ्तीशी इदारे हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो शवाहिद हैं वो काफ़ी हमें मिल चुके हैं और हम बहुत ही करीब हैं कि जल्द से जल्द जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जो भी इसमें नुकता है कि गाड़ी बाबू साबू इंटरचेंज से लाहौर में दाखिल हुई और उस इंटरचेंज पर भी गाड़ी की तलाशी ली गई, ड्राइवर के दस्तावेजात भी देखे गए। तो जिस टाइम पर गाड़ी लाहौर एंटर हुई और जब वो जौहर टाउन पहुंची, क्या ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लाहौर में दाखिले के वक्त गाड़ी में बारूदी मवाद नहीं था और लाहौर में कहीं उसमें बारूदी मवाद भरा गया? जी, अभी जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनसे हमें जो बात मालूम हो रही है उसमें जो एक CCTV फुटेज जो है वो भी हमें मौसूल हुई है, जो कि हम नाज़रीन को दिखाएं भी। आप हमने कुछ देर पहले इसकी खबर भी दी थी। उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार वर्दी पहने उस गाड़ी को चेक करता भी नज़र आ रहा है और गाड़ी को जो फ्रंट दरवाज़ा है ड्राइवर साइड का वो दरवाज़ा खुला है और ड्राइवर बाहर निकल कर जो है वो अपने कागजात और गाड़ी को चेक करवा रहा है। जब वो बाबू साबू नाके पर रोकी जाती है, क्योंकि बाबू साबू ऐसा नाका है जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो लाहौर के अंदर एंटर होते हैं और मोटरवे खास तौर पर जो है वो मेन शाहराह है जहां से मुख्तलिफ शहरों से लोग जो है वो लाहौर के अंदर दाखिल होते हैं और मोस्टली वहां पर तकरीबन तमाम मशकूक गाड़ियों को चेक किया जाता है। और ये जो गाड़ी है करोला गाड़ी, इसको तो जो करोला गाड़ियां हैं इस तरह की 10 मॉडल से लेकर 15 मॉडल तक उसको जो है वो खास तौर पर चेक किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो चोरी की वारदातें होती हैं गाड़ियाँ वो यही मॉडल जो है वो करोला के ज़्यादा चुराए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लॉक हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो हाई प्रोफाइल नहीं होते जिसको चोर जो है वो आसानी से चाबी लगाकर जो है वो ले जाते हैं। तो ये भी जो गाड़ी थी ये भी चोरी की थी और गुजरावाला में जिस मालिक के पास ये गाड़ी चोरी हुई उसने इसका मुकदमा भी दर्ज करवाया था और उसको। हसन, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जो गिरफ्तारियां अब तक अमल में लाई गई हैं उनके हवाले से क्या कोई बयानात सामने आए, क्योंकि इस धमाके का टारगेट कौन था इस पर बड़ी मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं।
जी अभी तक जो है वो इस बात को किसी भी तरफ से क्लियर नहीं किया गया, ना ही तहकीकाती इदारों की जानिब से क्लियर किया गया, और कल आईजी पंजाब जो थे वो भी मौके पर पहुंचे थे, उनकी जानिब से भी अभी ये नहीं बताया गया कि इसका जो है वो असल मकसद क्या था और क्यों ये ब्लास्ट किया गया और किसको जो है वो टारगेट किया जाना था। लेकिन इसके बारे में उनका यही कहना है कि अभी हम फिलहाल शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो मजीद जो चीजें हमें मिलती जाएंगी। कल जब ये धमाका हुआ था तो उसके फौरन बाद आपने भी न्यूज ब्रेक की और एक एनी शाहिद खातून जो हैं उनका बयान भी मंजर आम पर आया था, जो एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार की भी निशानदेही कर रही थी, जो 2-3 मरतबा इस इलाके में मुतासरा इलाके में आया और फिर इसने मोटरसाइकिल पार्क की और उसके बाद धमाका हुआ। क्या इस हवाले से पुलिस ने कोई मौक़िफ़ सामने आया पुलिस का? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो जो खातून का बयान सामने आया था वो मोटरसाइकिल, उसने ये कहा था कि मैंने एक लड़के को जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पर घूमते हुए देखा। लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट से पुलिस और कानून नाफज करने वालों ने जब टीमें वहाँ पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए गए तो उससे ये चीज़ सामने आई कि उसमें जो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है धमाके में वो 10 से 15 किलो है। तो बाइक में जो है वो इतना मवाद जो है वो लाना वो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये चीज़ गाड़ी में हो सकती है और ये चीज़ भी इब्तदाई रिपोर्ट में साबित भी हुई कि गाड़ी में जो है वो बारूदी मवाद था जिससे वो ब्लास्ट किया गया, क्योंकि वहां पर जो गड़ा पड़ा है वो भी तकरीबन 8 फीट के करीब उसकी जो है वो पैमाइश है और काफी जो घर है नजदीकी उनको भी काफी नुकसान पहुंचा, शीशे टूट गए, जो गाड़ियां लोगों की गैराज में खड़ी थी वो टूट गई, दरवाजे तक जो है वो दूर दराज के जो इलाके के घर थे उनके टूटे। तो इस वजह से ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि जो ब्लास्ट था वो कार में ही हुआ है। ये कंफर्म हो चुका है, ये ब्लास्ट जो है ये कार में हुआ है और इस हवाले से तफ्तीशी जराए का भी और पुलिस का भी ये दावा है कि जो मुजरिम है उनको पकड़ने के करीब वो शवाहिद की बुनियाद पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन चौधरी, हमारे साथ मौजूद थे और इस केस पर होने वाली डेवलपमेंट्स हमें आगाह करें। नाज़रीन, मजीद इश्यूज भी हैं जिन पर इस प्रोग्राम में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर से काफ़ी हलचल दिखने में आ रही है। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर लाहौर पर आजमान हो चुके हैं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लाहौर आमद के साथ ही स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से होने वाली उनकी मुलाकात मुख्तलिफ सियासी हलकों में इवन आज भी डिस्कस की जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ पुराने सरकर्दा रहनुमाओं से भी मुलाकातें हो रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि सरप्राइज दिया जाएगा पीटीआई को। अब ये सरप्राइज क्या होगा और अपोजिशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी कोई खौफजदा हो सकती है या मुतमईन है पंजाब के अंदर, खास तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब वक्त देने के लिए। सर, लाहौर में डेरे डाल दिए जरदारी साहब ने, कितने को तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको या मुतमईन हैं आप? जरदारी साहब ने पहले भी माजी में भी डेरे डाले हैं और बिलखसूस अगर आप मौजूदा बाई इलेक्शन देखें और पीपल्स पार्टी के जितना वोट खुशाब में भी निकले हैं 235 के करीब इनके एनपीए ने वोट लिए हैं, तो बिल्कुल सफाया हो चुका है इनका। आसिफ अली जरदारी साहब अगर तो कोई सियासी सरगर्मियों के हवाले से समझते हैं कि जान डाल सकेंगे पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उन्हें सिंध पे तवज्जो देनी चाहिए जहाँ उन्हें तीसरी दफ़ा मौका मिला है और पिछले 13 सालों में अभी तक कोई काबिल जिक्र सूबे के अंदर वो बड़ा प्रोजेक्ट करने में नाकाम रहे हैं जिसको वो हम एक नेशनल सतह पे प्रोजेक्ट कर सके थी कि हम ये करने में या सिंध की गुर्बत लाने में कामयाब रहे हैं या तलीम सेहत में आपके सामने आए रोज कुत्ते के काटने से वहाँ लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वहाँ वैक्सीन तक ये लोग अरेंज नहीं कर सके। तो ये एक मुलाकात थी PMLNQ। लेकिन डॉक्टर साहब, खुशाब का जो आप हवाला दे रहे हैं जो जिससे फिर आप ये सारे साबित कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है पंजाब में, तो कराची में 243 में जीतने के बाद बज़ाहिर वो तो मुतमईन है सिंध से भी, तो वो अब तो दावा कर रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, 1.5-2 साल हैं, पंजाब में भी वोट बैंक बना लेंगे। और परवेज इलाही साहब से मुलाकात हो गई है, इत्तेहादी साथ हैं आपके? देखिए, MA 249 में किस लिए मैं समझता हूँ एक साली बेंचमार्क नहीं है, क्योंकि जीतने वाला और हारने वाला सभी उम्मीदवार क्लेम कर रहे थे वो जीते हैं। शायद ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद इलेक्शन था MA 249 का जिसमें छठे नंबर वाला भी कह रहा है मैं जीता हूँ और पहले वाला भी कह रहा है, क्योंकि वोटों का आपस में फर्क उतना ज्यादा नहीं था। और जहाँ तक क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल की बात है
पंजाब के लोग देखें, मरकज में वही पार्टी हुकूमत बना सकती है जो पंजाब में है, क्योंकि सिंध से या इवन खैबर पख्तूनख्वा या हम बलूचिस्तान की बात करें, इन सूबों से अगर आप जीत के भी आ जाते हैं तो अगर आप पंजाब में जीत पाते हैं या पीछे रह जाते हैं, आपकी सीटें नहीं निकलती हैं, तो आप कभी मरकज में हुकूमत बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी तरह पीपल्स पार्टी भी जानती है, आसफ अली जरदारी साहब भी जानते हैं, और लेकिन हमें खुशी है, आए पंजाब में जरूर जोर लगाएं, सियासी सरगर्मियाँ हम करें और थोड़ा माहौल बने। लेकिन बेहतर है कि सिर्फ जहाँ लोगों ने इन्हें वोट दिया है उधर जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट किए, देखिए ना, अभी इनको तकरीबन 1900 अरब रुपया मिला 3 सालों में, और 60% ये लगा सके, वहाँ ये पूरा बजट भी नहीं लगा सके। इसी तरह अपने टारगेट्स रेवेन्यू के जो इन्होंने सेट किए थे 53% ये कलेक्ट कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पंजाब की, चूंकि अब वो पंजाब पर फोकस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो जो आपके इत्तेहादी काफ लीग से जो मुलाकात हुई है, अब कुछ इतलात तो ये भी हैं कि जरदारी साहब ने कहा है कि आप हमारे साथ भी इत्तेहादी थे, आप पीटीआई के साथ भी इत्तेहादी हैं, फ़र्क आपने देख लिया हुआ है, तो क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई है अपने इत्तेहादियों से कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठ के हल करें, या फिर मुतमईन है आप लोग कि वो आपके साथ ही है काफ लीग? देखिए, एक तो हमारे इत्तेहादी कहीं जाने वाले नहीं हैं, और आए रोज़ यहाँ ये हमारे इत्तेहादियों से मीटिंग लगा के बैठ जाते हैं, या कुछ हमारे नाराज़ अरकान इनको ये कह लें कि अप्रोच करते हैं, राब्ते करते हैं कि किसी तरीके से हम हुकूमत को गिराने में कामयाब हों। इतना मैं समझता हूँ एड़ी चोटी का जोर पीडीएम ने लगाया, क्या कहते हैं, गुज़श्ता 2 सालों में, वो पूरी कौम के सामने है। डॉक्टर साहब, अभी तो इत्तेहादी आपके साथ हैं, मुतमईन हैं, और ज़ाहिर काफ लीग की जाने से ये बयान आ रहे हैं कि आपके साथ ही हैं वो, लेकिन अगले इंतखाबात में तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही इत्तेहाद रखें वो। देखें, जब इलेक्शन आएगा फिर हर सियासी जमात आज़ाद है। PMLN-Q एक अपना मंशूर रखती है, उनका एक अपना वोट बैंक है, वो अपने सियासी फैसले करेंगे। जो भी जमात है 2023 से अब आएगा, और जैसे भी हालात होंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, हमारी हुकूमत को अपोजिशन से ना पहले खतरा था, ना आज खतरा है, ना हमारे इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं, ना हमारे अरकान जो नाराज हैं वो कहीं जा रहे हैं। और माजी में भी अगर देखें तो इत्तेहादियों में कोalition गवर्नमेंट है, जरूर कह लें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, नाराजगियाँ होती हैं, बजट को लेके, डेवलपमेंट्स को लेके, अपने अपने लोगों से वोट लिए होते हैं MNAs ने, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीज़ें अपने इत्तेहादियों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इख्तिलाफात, ठीक है, इत्तेहादियों के दरमियान तो ज़ाहिर है जब 2 या 3 सियासी जमातों का इत्तेहाद होता है तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अब एक पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ज़ाहिर है आपकी अपनी जमात के अंदर भी काफ़ी ऐसे अरकान होंगे भी जो पार्टी के साथ कभी ना कभी इख्तिलाफ रखते भी होंगे, तो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब जो बयान दे रहे हैं कि PTI के लोग भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, कोई है ऐसे आपके अपने अरकान या सिर्फ सियासी नारा है, कोई रब्ता नहीं हो रहा आपकी तरफ से? देखिए, अगर हमारे अरकान इनसे राब्ते कर रहे हों पंजाब में बिलखसूस और मरकज़ में, तो हमारी बड़ी थिन मेजॉरिटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें और ये फ़ौरन तरीके में एतमाद लें। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब एतमाद का वोट लिया, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए, और यही वजह है कि ये अभी तक किसी तरीके में एतमाद की तरफ नहीं आए हैं, स्पेशली पंजाब में भी। और देखिए, चंद रोज पहले इन्होंने स्पीकर के बारे में भी कहा, लेकिन ये खुद खौफज़दा है, क्योंकि इन्होंने एक ट्राई पहले सेनेट में भी की और फिर आपके सामने है जिस तरह के नताइज आए। तो बेहतर ये है कि देखें, लोगों ने हमें, पाकिस्तानियों ने, 1,70,00,000 पाकिस्तानियों ने हमें वोट दिया है 5 साल की टर्म के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, और अब हम स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, मुईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, सारे मुआशी दादोशुमार आपके सामने, और बजट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का आया। पहले तो ये पूरी तैयारी करके बैठे थे कि हम बजट पे सियासत करेंगे, जब इन्हें कुछ बजट में नजर नहीं आया है। डॉक्टर साहब, फिर इसी बात पे जो तनकीद PTI पे की जा रही है कि अगर आदादोशुमार भी अच्छे हैं, बजट भी अवाम दोस्त है, मौशी सूरत हाल भी बेहतर है, तो फिर जो इमलाक हैं उन्हें गिरवी क्यों रखा जा रहा है, मोटरवेज को भी, एयरपोर्ट्स को भी, ये तनकीद फिर आप पे क्यों की जा रही है? देखिए, पहले तो जना टर्मिनल M1, 2, 3 आप बस नाम लेते जाएं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो कौमी असासे हैं वो पहले से ही गिरवी थे। सागदार साहब ने मुख्तलिफ किस्म के लोन्स लिए, और ये कुछ स्कूप बॉन्ड्स की ये बात कर रहे हैं, 6-8 दफ़ा अपनी हुकूमतों में ये सब कुछ कर चुके। इमरान खान इस मुल्क को 10 नए डैम लेने जा रहे हैं जो सस्ती बिजली पैदा करेंगे, जो महंगाई की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह है,
और बहुत सारे हमारे ऐसे मंसूबे प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, मईशत उठानी। अगर उस सिलसिले में हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया है, सारा कुछ अगर गिरवी माजी में रखा भी, मोटरवे उसमें किकबैक्स नहीं, डिपार्टमेंट बनाए, पूरी कौम के सामने है, कोई मनी ट्रेल नहीं, क्या ट्रस्ट डीड, कथी खत, ये सारे मामला कर्जों की शक्ल में मनी ऑर्डर करके जो अच्छा बाहर लेके गए और बाद में एक ढेले की ये रसीद नहीं ला सके दोनों जमातें। आज तक आमदन से ज्यादा असासों का जो केस है इनके ऊपर कोई इनका जो अदालत में पेश कर सका हो कि जी ये मेरे ज़राए हैं जिनसे मैंने असासे बनाए हैं। तो ये सारी लूटमार का अपने खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और भी इशूज़ हैं, अपोजिशन के इत्तेहाद में जो दरारें पहले पड़ रही थी दोबारा से राब्ते हो रहे हैं, उनसे PTI को क्या कोई खतरा हो सकता है या नहीं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब से ब्रेक से पहले हमसे बात हो रही थी। अब उस्मान डार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डार साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं। डार साहब एक मरतबा फिर से मुल्की सियासत में आमों का चर्चा शुरू हो गया है। PDM में जो दरारें थी नून लीग और पीपल्स पार्टी में, उस पर तो बड़े खुश थे PTI, दोबारा से तो नहीं इत्तेहाद हो रहे उनके? देखिए मैं समझता हूँ, एक तो मैं आपके प्रोग्राम से पाकिस्तानियों का, आपके नाजरीन का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। PDM ने पूरी कोशिश की लोग बाहर निकलें, महंगाई पे हर तरह का इन्होंने टॉपिक उठाने की कोशिश की, आपके सामने है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकले। आज भी पाकिस्तानियों की उम्मीदें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हैं। आज भी लोग इनकी तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि आज तक ये कोई ऐसा रोड मैप नहीं दे सके कि हम वो क्या ऐसा करेंगे कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत खुदा ना आस्ता नहीं रहती है तो जी हम ये कर देंगे, जो इन्होंने पिछले 40 साल नहीं किया इस मुल्क में। 3-3 बारियां ली हैं इन्होंने, कौन से हालात बदल गए हैं हमारे, कौन पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह गई हैं। तो इसलिए लोग तो इनकी तरफ देख नहीं रहे। 3 साल जो मुश्किल वक्त था वो हमारा गुजर गया, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, ज़बरदस्त बजट आया, अवाम दोस्त बजट था। उससे बड़ी इन्होंने पॉलिटिक्स और सियासत करने की कोशिश करनी थी, उम्मीदें लगा रखी थी जी कि हम बजट में उड़ा देंगे और फिर बजट के बाद आपको याद होगा आजकल तो कोई इनमें से नाम नहीं ले रहा, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था जी बजट के बाद हम तहरीक और ये, और अब इनको नज़र आ रहा है कि जुलाई में उन्होंने रोड मैप दिया हुआ है। बस देखेंगे जुलाई भी आएगा, फिर कहेंगे जी हमने 2022 जुलाई की बात की थी, 23 की थी। तारीखें तो ये पहले भी दे रहे थे, इस्तीफ़ों की बात करते थे, लॉकडाउन की बात करते थे, धरनों की बात करते थे। पूरी कौम ने देखा है मायूस होकर घर चले गए हैं और PDM दफन हो चुकी है। बुनियादी तौर पर अगर आप अपोजिशन देखें तो अपोजिशन है कहाँ? कौमी सलामती की बात करनी है पार्लियामेंट में तो ज़ाती सलामती की ये लोग बात करते हैं। इनके सामने आज तक जितने भी इनके रहनुमा पकड़े गए हैं, कोई भी उनमें से अपने दिफा में कोई मनी ट्रेल नहीं दे सका, असासे कैसे बनाए पता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 2 सालों में पाकिस्तान ऊपर जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो शब रोज़ मेहनत की है, मैं गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तवील मीटिंग्स ली हैं बिलखसूस अवाम को रिलीफ देने के लिए। एक चीज़ मैं पाकिस्तानियों आपको बता दूं, आपका वज़ीर आज़म एक चीज़ पे वो बिल्कुल क्लियर है, फोकस्ड है कि मैंने गरीब आदमी को उठाना है, मैंने गरीब आदमी को रिलीफ देना है, मैंने पिसे हुए तबके को इस मुल्क के उठाना है। और यही देख लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हर कदम, चाहे वो हमारा एहसास प्रोग्राम है, ये कामयाब जवान प्रोग्राम को ले लें, हेल्थ कार्ड को ले लें, लो कास्ट हाउसिंग को ले लें, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले ये लोग थे, उसको अमली जामे अपना रहा है मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म। सस्ते घर दे रहा है, कर्जे दे रहा है बिला सूद, कारोबार चला सके, रोजगार का सिलसिला बढ़ा सके, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। बजट से पहले जब PDM आपस में मुत्तहिद थी जमातें, तो वो महंगाई का नाम लेके जलसे करती थी और उस वक्त फिर आपके अपने जो कुलीग्स हैं, रहनुमा हैं, बल्कि आप भी तस्लीम करते रहे थे कि महंगाई है अभी, लेकिन हम इकदाम कर रहे हैं। लेकिन अब दोबारा से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल्स हैं, आटा महंगा होने की जो एक तशवीश है आवाम को, गैस की लोड शेडिंग है, ऑयल का बहरान दोबारा से ख़तरा लाहक हो रहा है। तो आप समझते हैं कि उसमें दोबारा से अपोजिशन इन चीज़ों को कैश करा के अवाम के जो एफिलिएशन है अपनी तरफ ले सकती है? देखिए अपोजिशन तो हर वक्त प्रोपेगेंडा करेगी। अपोजिशन ने तो ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अड्डे दे दिए हैं। ये नहीं कहा कि अड्डे देने जा रहे हैं, दे दिए हैं, मुकमका हो गया है।
जब कैटेगोरिकली मेरे लीडर, मेरे वजीर आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, फिर ये लोग देखें अब सीधे हुए हैं। अभी भी आगे कहते हैं नहीं जी, अभी भी देखें ये यूटर्न लेंगे, ये अड्डे दे देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपोजिशन का तो काम ही अवाम को गुमराह करना है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की मईशत ऊपर जा रही होगी तो आपके प्रोग्राम में बैठ के बड़े खुश होकर बता रहे होंगे जी तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान। जब पाकिस्तान की मईशत के दादोशुमार ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ गमगीन बैठे हैं, नहीं जी ये झूठ है, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इन लोगों को पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल ही नहीं है। ये इसलिए खौफज़दा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं क्या कहते हैं महंगाई कर रहा है और मुल्क के लोग जो हैं वो मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। ये इस चीज़ से खौफज़दा हैं कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। इनकी सियासत की दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी और कोई खौफ नहीं खाया जा रहा। आगे रोटी महंगा होने की तरफ आवाम को खतरा लाक हो रहा है, एक परेशानी है, वो कंसर्न नहीं है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये साल जो है पाकिस्तानियों को रिलीफ देने का साल है। हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये साल है पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार देने का साल है, ये मुआशी बहाली का साल है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, आज भी गुजर रहे होंगे, आगे अच्छा वक्त आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जिस नेक नीति के साथ मेरे लीडर ने, मेरे वज़ीर आज़म ने मेहनत की है, शब रोज़ मेहनत की है, आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ मिलता नजर आएगा। कब अच्छा वक्त आ रहा है वो जरा आप कुछ बता दें, या वो कब अच्छा वक्त? पीडीएम की भी डेडलाइन की चार चीज़ें देखिए, मैं चार चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ज़राअत को हमने उठाना है। ज़राअत के साथ आपका बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन जुड़ा है। ज़राअत के ऊपर आज तक मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, पिछले अगर हम 10-12 साल जब ये लोग रहे हैं, ज़राअत आपकी नीचे जाती रही है, ग्रोथ थी नहीं, ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ थी नहीं, कंसिस्टेंसी थी नहीं, जिसके ऊपर हमने काम किया है। कामयाब किसान, कामयाब ये किसान कार्ड, बिलासूद कर्जे दे रहे हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं हमने ज़राअत की साइड पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंशाल्लाह उठेगा पाकिस्तान का। 6 में से 5 बम्पर क्रॉप्स आई हैं इसी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। 2.5-3 साल हमें स्ट्रीमलाइन करने में लगे, ज़मीनों के मामला थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ये जो घर कहते हैं जी नज़र नहीं आ रहे, वो बनना शुरू हो गए। कंस्ट्रक्शन एक मेजर जॉब क्रिएशन इंजन होगा इस मुल्क में नौजवानों के लिए रोज़गार का। तीसरा हमारा IT सेक्टर है। $800 मिलियन पे ये छोड़ के गए थे IT की एक्सपोर्ट, हमने 3 सालों में पाकिस्तानियों $2 बिलियन, $2 अरब पे ले गए हैं। 2023 में $6 अरब पे लेके जाएंगे इसी IT सेक्टर को। इससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कैसी ग्रोथ है। नंबर 4 है हमारा SME सेक्टर। कारोबार के लिए जो हम कामयाब जवान से कर्जे दे रहे हैं, 1 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक के 4 टियर्स बनाए हैं। पहला टियर बिला सूद कर दिया है। ये इंशाल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। ईज़ ऑफ डूइंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री को उठाने के लिए, एक्सपोर्ट को उठाने के लिए जो हमने मेजर्स लिए हैं, ये 4 चीजें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 2 सालों में पाकिस्तान के लिए। आप जिक्र कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी तकरीर में बड़े वाज़े अंदाज में इनका जिक्र किया, लेकिन ये हैं लॉन्ग टर्म चीज़ें जिनके रिलीफ लॉन्ग टर्म हैं। शॉर्ट टर्म हम बजट के फ़ौरन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हमने देख लिया और इम्कान ये कि दोबारा भी होता रहेगा। तो जब तक इनके इकदाम के रिलीफ आवाम तक आएंगे तब तक तो महंगाई ऑलरेडी और बढ़ चुकी होगी। देखिए, मैं आपके नाजरीन को ये कहना चाहूँगा, पेट्रोल एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, उसकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं, हम मजबूर हैं कीमत बढ़ाने के लिए। जो चीज़ हमारे हाथ में थी, एक लेवी टैक्स था, मैं क्लेम कर सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम है हमारी हुकूमत में। हमने उसे कम किया, नीचे लेके आए हैं। अगर हम अपना लेवी टैक्स कम नहीं करते इस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे जो आप बात कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत ऊपर होनी थी प्राइस। जो हम बात करते रहे थे टैक्स कम करें ताकि आवाम पे बोझ ना पड़े। देखें, हम किसी सतह पे, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ना हमारी हुकूमत, ना मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत आवाम पे महंगाई का बोझ नहीं डालती है, कोई खुशी से नहीं करता है। बिजली के महंगे मंसूबे हमने नहीं लगाए। आज भी 850 अरब कैपेसिटी चार्जेस हैं और 2023 में ये 1500 अरब होंगे कैपेसिटी चार्जेस, बिजली लें ना लें जो भी करें। तो ये इमरान खान ने किया है, ये हमने किया है, ये इनके लोग हैं। बिजली, पेट्रोल तो और आपका जो रुपया कमजोर होता है, ये दावा तुम्हारे सामने रजिस्टर्ड है, बिल्कुल है। जो अपोजिशन के राब्ते हो रहे हैं, अब जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी वो मुत्तहिद हैं आपके खिलाफ और पार्लियामेंट के बाहर भी जरदारी साहब जो राब्ते कर रहे हैं, अगर वाकई मुत्तहिद वो हो गए तो फिर भी आपके लिए कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि आप लोगों के रिलीफ तो लॉन्ग टर्म है। देखिए, मैं इसलिए आपको कहूँगा, अभी देखिए, एक तो अपोजिशन ये कहती है जी अभी हालिया बाई इलेक्शंस हुए हैं तो ये हार गए, हम सारी जीत के। पंजाब के अंदर जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, PMLN की सीटें थी, हमारी कोई सीट नहीं थी जो जीत के लेके गए हैं। 2018 में 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से जो PMLN सीट जीती थी, अब बाई इलेक्शंस में 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार से जीत रहे हैं।
तो हमने जो वोट बैंक था हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो ऊपर गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी हुकूमत, उनकी कैबिनेट, उनके वज़रा पंजाब में कुछ कर रहे हैं तो पंजाब के लोग हमें 30-30, 40-40 हज़ार वोट पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। अब ये जीत और हार का मार्जिन बहुत कम रह गया है। 2023 में इंशाल्लाह ताला इन्हीं 2 सालों की परफॉर्मेंस पे मैं जो बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये सारी सीटें हमारी। अभी ये ज़िमनी इलेक्शन कैसे बरियार साहब ही लड़ेंगे? अभी मैंने जो आज देख रहा था कि टिकट जो है सलीम बरियार साहब जो उनके बेटे हैं एहसन, उनको दे दिया है। और इंशाल्लाह ताला देखिए ये भी रवायती हल्के हैं, सियालकोट बेल्ट ले लें, गुजरांवाला बेल्ट ले लें, नारोवाल को ले लें, लाहौर, ये पूरा एक जो सेंट्रल पंजाब है ये एक रवायती बेल्ट है PMLN का। यहाँ से वो पिछले 3 दहाइयों से सीटें जीत रहे हैं। यहाँ मुकाबला करना, मैं सियालकोट से इलेक्शन लड़ता हूँ। जब ख्वाजा आसिफ पिछले 2 इलेक्शन से पहले जब भी जीते थे 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वोट से जीते थे। जो सेकंड रनर अप था सियालकोट शहर से 30-35 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं लेता था। 2013 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 72 हज़ार वोट लिए, इनके 92,000 वोट थे। 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने सियालकोट में 1,15,000 वोट लिए। हमारे सामने ख्वाजा आसिफ साहब रिहा हो गए हैं जमानत पे, आपने उनका जिक्र किया है। अपोजिशन की मजीद स्ट्रॉन्ग आवाज़ होगी असेंबली में? टफ टाइम देखें, आज ख्वाजा साहब रिहा हो गए। मैं तो समझता हूँ उनका ओपन एंड शट केस था। मैं खुद अदालत में लेके गया था इनका केस। फॉरेन मिनिस्टर होते हुए, डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इस मुल्क का वो एक अकामा रखते थे, 20 लाख सैलरी लेते थे। बाद में पता चला वो सैलरी भी नहीं थी, वो सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकामा ले रखा था, जो भी एक बेनामी अकाउंट्स का मामला था। लेकिन मैं सवाल आपके प्रोग्राम से ये उठाता हूँ, PMLN के तकरीबन सारे रहनुमा बाहर हैं, अब तो कोई जेलों में नहीं है, इनका अदालतों से रिलीफ ही मिल रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आते मुल्क? ठीक है, यही एक सवाल है जो आए तो रिलीफ मिल रहा है भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे यहाँ पर अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।